हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को बता दें, जो हमारा क्लास 9 का टर्म 2 का जो मॉडल पेपर निकलने वाला था वो एकदम आराम से निकल गया है। हम इसका यहाँ पर सारा सॉल्यूशन करेंगे, सेट 1 सेट 2 सेट 3 जो भी इसका है सेट। तो आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको बता दें, आज जो हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जिसका आज मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं। क्या क्या तरीका है, कितना टोटल जो पूर्णांक है आपका यहाँ पर 40 फुल मार्क्स है। टाइम कितना दिया जा रहा है, 1 घंटा 30 मिनट। वर्ग क्लास 9। देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन है, समान निर्देश क्या क्या है समझिए। देखो, वीडियो को लिए लाइक कर देना प्लीज़। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यहाँ पर परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर देना है परीक्षार्थियों को। टोटल संख्या कितना है, ये जो सेक्शन ए है, सॉरी ये जो सेट ए है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो 19 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 यानी 1 से 7 तक आपको मात्र 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यानी हर क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलेंगे। और ये कैसा है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी इसका आंसर जो है वेरी शॉर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम अगर बात करें, प्रत्येक प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। तो 8 से 14 जो है उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। ये क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पूरा वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हम बारी बारी से हम इस सेक्शन ए का यहाँ पर ये जो सेट ए है, इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। लगभग हम 50% अभी करेंगे और 50% बाद में करेंगे, यानी लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम 11 तक बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो बाकी इसका जो 50% होगा उसका भी वीडियो हम बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। यानी आपके पास कोई चतुर्भुज है, तो आप कोई भी चतुर्भुज आप ले सकते हो। मान लो ये हमने कोई चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया, ठीक, ABCD कोई चतुर्भुज इस तरीके का मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपका शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। माना 3x, एंगल B बराबर 5x, एंगल C बराबर 9x और एंगल D बराबर 13x, इस तरीके का मान लिया। अब आपको पता है कि क्या जानते हैं आप कि एंगल A प्लस एंगल B, यानी चतुर्भुज में कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल A बराबर कितना है 3x और एंगल B बराबर 5x, एंगल C बराबर 9x और एंगल D बराबर 13x बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 9 4 17 3 20 30x बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 360/30, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 12 डिग्री, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 12 डिग्री। जब x का वैल्यू निकल गया तो एंगल, इसलिए जो एंगल A का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 3x, यानी कि 3 × 12 कितना हो जाएगा आपका 36 डिग्री। एंगल B का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपको ध्यान दीजिएगा 5x है, तो 5x यानी 5 × 12 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल C बराबर है 9x, तो 9 × 12 यानी 108 डिग्री। एंगल D बराबर कितना है, तो ये है आपका यहाँ पर 13x, यानी 13 × 12 डिग्री 12 डिग्री कितना हो जाएगा
130 156 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि हमारे चतुर्भुज के चारों कोण निकल गए। ठीक है, क्लियर तरीके। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, हम बहुत मोटिवेशन होते हैं इसमें। आप प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, प्लीज़ सपोर्ट करें। नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, N, C इस प्रकार है। यहाँ पर ये आपका वृत्त है जहाँ पर A, B, C ये पॉइंट है यानी बिंदु है। एंगल BOC यानी एंगल BOC ये आपका दिया हुआ है, कितना है ये एंगल BOC 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। यदि चाप ABC, ये जो चाप है ABC, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है। अब इस चाप AC के अलावा ये जो आपको ये जो चाप दिख रहा है, बड़ा वाला जो चाप दिख रहा है, इस पर एक पॉइंट है अतिरिक्त वृत्त पर। कौन सा पॉइंट है? D है। तो एंगल ADC की ज्ञात करें, एंगल ADC ज्ञात करें। यहाँ पर आपको बता दें स्टूडेंट, क्लियर तरीके से एक चीज़ समझ लीजिए कि ये आपके पास सर्कल है यानी वृत्त है, और ये आप सपोज़ कोई पॉइंट आपने यहाँ पर ले लिया, कोई 2 पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया A और B। ये आपका सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र, और इसको बोलता आर्क। ये आर्क है, आर्क मतलब चाप, ये चाप है। अब इस चाप के द्वारा कोण पर कुछ केंद्र पर कुछ कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? अगर यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, और इस चाप के अलावा जो सर्कल, ये जो आपका वृत्त के जो बचे हुए पार्ट है, इस पर भी कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, कुछ एंगल बन रहा है। मान लो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, C ले लिया। तो ध्यान रखना, थ्योरम एक क्या है, प्रमेय क्या कहता है कि ये जो आर्क AB है, इस आर्क यानी आर्क AB मतलब ये जो चाप AB है, चाप AB के द्वारा जो यहाँ पर कोण बन रहे हैं इस सर्कल के इस वृत्त के बचे हुए पार्ट पर, अगर यहाँ पर एंगल X बनता है तो सेंटर पर यानी केंद्र पर इसका दोगुना बनेगा। यही प्रमेय यही आपका थ्योरम कहता है। ठीक है, क्लियर तरीके से आपको समझ में आया। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चाप है, इस चाप के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर X बनता है तो इसका दोगुना, और यहाँ पर कितना बनेगा? अरे यहाँ पर जितना भी बनता है उसका दोगुना यहाँ बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जितना बनता है उसका आधा यहाँ बनेगा। आई बात समझ में? हम लिख देते हैं, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग में आंतरिक कोण से दोगुना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो एंगल AOC है, यानी आपको जो सेंटर पे हमेशा क्या बनता है, इसका यहाँ पर जितना बनता है उसका दोगुना बनता है। तो एंगल AOC बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। तो एंगल AOC कितना है? 60 और 60 प्लस 30 बराबर 2 टाइम्स एंगल ADC, यानी ये होता है 90 डिग्री बराबर एंगल ADC। तो एंगल 2 छूट गया, तो एंगल ADC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी वे में समझ गए। ध्यान रहे यहाँ पर मात्रा मत लगाइएगा, अंतरित है ना। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण की रचना करे। एक ऑलरेडी आपको किरण दिया हुआ है, ठीक है,
ये आपको किरण दिया और इस पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना। तो एंगल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एंगल बनाने के लिए 45 डिग्री यानी 45 डिग्री बनाने के लिए 45 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे, यानी एक चाप कट करेंगे। इस तरह से अंदाज से ले लीजिए, इस तरीके से आराम से कट करना है। पूरा पूरा तरह से रोटेट कीजिए, घुमाइए पूरा, और यहाँ पर इस प्रकार टच हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट से एक बार आपको आर्क का जो जो चाप का लेंथ है, लंबाई, उसको चेंज नहीं करना है, फिर 2 बार कट करना है। ठीक है, सबसे पहले 45 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री तो बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक बार यहाँ ऊपर में कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से एक बार कट करेंगे। ठीक, अब ये जो पॉइंट हुआ मिला देंगे यहाँ से, ये आपका एक्चुअली 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री से ही हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से एक बार अंदाज से लेकर आर्क ले लो, चाप ले लो, यहाँ पर एक कट कर लो और एक बार यहाँ पर कट कर लो। उसके बाद आपकी कुछ करना नहीं है, आपको इसको जहाँ पर ये कट हुआ है इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन जैसे कीजिएगा तो ये जो एंगल बना, यानी ये जो कोण बना, यही आपका 45 डिग्री का कोण बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और एक भुजा 11 सेंटीमीटर और जिनका परिमाप 32 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या? इन तीनों साइड्स का सम कर दो, जोड़ दो, यानी कहीं ना कहीं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इतना बराबर कितना दिया? 32। ये क्या है? दिया है, आपका क्वेश्चन में ही दिया है। तो ए बी प्लस बी सी का सम कितना, ए बी प्लस ए सी का सम कितना होता है? 11 प्लस बी सी बराबर 32। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 32 माइनस 11, तो बी सी बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, यानी ये कितना निकल गया आपको? 21 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया निकलेगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, वो हीरोन एकेडमी के द्वारा नहीं, हीरोन फार्मूला के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, तो हीरोन फार्मूला क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी का आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह 8 रख लेना, बी की जगह कुछ भी रख लो, 11 रखो, 21 रखो, बी की जगह 21 रखो तो सी की जगह 11 रखना। तो ए बी सी क्या है? ये लेंथ है, यानी इसका जो माप है वही है। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 21 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर। एस क्या है? एस आपका एस बराबर क्या होगा? तो अगर आपको एस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन तीनों साइड्स का जो लेंथ है, इन तीनों साइड्स का जो माप है उसको सम कर दो, 8 प्लस 11 प्लस 21 और डिवाइड दे दो 2 से, तो एस आराम से निकल जाएगा। और हर जगह एस जहाँ जहाँ होगा उसका वैल्यू लिख देना, आगे इसको बना लेना। ठीक है, कह रहा है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच, टोटल कितना मैच हुआ? 10 मैच में निम्न गोल किए, यानी पहला मैच में हो सकता है 2 गोल किया, 3 गोल किया, फिर एक मैच में 4 गोल किया, तो इस तरह से टोटल 10 मैचेस हुआ जिसमें से ये सारे गोलों का संख्या है। तो इन गोलों का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, गोलों का माध्य निकालना है। तो उसके लिए आपको सबका सम कर देना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3
प्लस 4 प्लस 3 और डिवाइड का साइन, और कितना टोटल कितना गोला है, सॉरी टोटल कितना मैच है, तो 10 मैच है, तो डिवाइड दे देना है 10 से। इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा, 28/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहता है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28 इतना में बहुलक ज्ञात करें। तो देखो सबसे एक ही संख्या सबसे ज़्यादा बार कब आया है, तो देखो 14 एक ऐसा संख्या है जो बहुत बार आया है, 3, 4 बार आया है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार आया, सबसे ज़्यादा बार यही आया है, तो बहुलक 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है एक सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है, निम्न बारंबारता प्राप्त होती, प्रत्येक घटना की प्रकृति अभिकलित करे। तो एक बार चित्त आता है 455 बार और 545 बार पट आता है, तो आपको प्रत्येक घटना का, हर एक घटना के लिए जो प्रायिकता है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो कुछ नहीं, एकदम आराम से निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुल अनुप्रयोग कितने बार हुआ है, तो ये 1000 बार। चित्त कितना है आपका 455 और पट 545, तो आपको चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। चित्त आने की प्रायिकता, तो कुछ करना नहीं है, चित्त का कितना है, कितना बार आया है 455, और टोटल कुल अनुप्रयोग कितना 1000, बस डिवाइड दे दो, यही है इसका। इसको आगे आप डेसिमल में लेते आओगे तो ये हो जाएगा 0.4555। पट आने की प्रायिकता, तो कुछ नहीं करना है, 545 बाई कुल अनुप्रयोग कितना है 1000, तो 0.545। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम, इसमें हो सकता है जगह थोड़ा सा घट जाए। सम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे साइड्स क्या हो, आपस में बराबर हो। यहाँ पर ABCD सम चतुर्भुज कंसीडर कर लेते हैं। PQRN क्रमशः PQNRS क्रमशः ABCD के मध्य बिंदु हैं, तो PQRS। अब आपको ये दर्शाना है कि ये जो चतुर्भुज है, यानी ये जो बना है, इसको ज्वाइन करने पर ये एक आयत है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। आई बात समझ में? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो जो दिया है वो आप लिख लेना, सिद्ध क्या करना वो भी लिखना। यहाँ पर हम रचना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं कि यहाँ से AC को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से BD को ज्वाइन कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। AC और BD, यहाँ पर देखा जाए तो सिंस P और Q क्या है, मध्य बिंदु है ना, AB और BC का, तो इसलिए जो PQ हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा AC का, और PQ बराबर हाफ ऑफ AC। किसके द्वारा, तो यहाँ पर याद रखें मध्य बिंदु परमेय द्वारा, मध्य बिंदु परमेय के द्वारा। ये कैसे होता है आपको बता दें, जैसे ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं ABC में,
यहाँ पर P और Q ये दोनों मध्य बिंदु है AB और BC का। तो ऐसा सिचुएशन में ये जो मध्य बिंदु से ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, ये जो रेखा है, ये जो ज्वाइन कर रहा है, ये रेखा पैरेलल होता है इस AC के, और साथ में ये बराबर होता है इसके हाफ ऑफ AC के। ऐसा सिचुएशन जब होता है जब P और Q क्या हो, मध्य बिंदु हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको आपको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। उसी तरह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर PQRS को हम लोग को क्या करना है, ये जो चतुर्भुज है इसको आपको आयत प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले इस PQRS को सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज प्रूफ करें, उसके बाद आयत भी प्रूफ कर लेंगे आप। पहले इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर लें। तो उसी तरह यहाँ पर चूँकि S और R मध्य बिंदु है, AD और CD का, इसलिए क्या हो जाएगा उस केस में, जो SR होगा वो पैरेलल हो जाएगा AC के, और SR बराबर हाफ ऑफ AC हो जाएगा। इसको इक्वेशन समीकरण 2 मान लो। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 से ध्यान रखना, यहाँ पर PQ पैरेलल है, यानी PQ समांतर है AC का और SR समांतर है AC का। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि PQ SR के भी समांतर होगा, PQ समांतर SR, और साथ में देखो हाफ ऑफ AC, PQ बराबर है हाफ ऑफ AC, और कहीं ना कहीं हाफ ऑफ AC बराबर है SR के, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि PQ बराबर SR। तो अगर किसी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजा को अगर आपने समांतर और आमने सामने की भुजा को देख सकते हैं, PQ समांतर भी प्रूफ कर दिए टू समांतर SR, और साथ में PQ बराबर SR, ये दोनों चीज़ प्रूफ कर दिए हैं। तो इसलिए हमारा PQRS क्या हो जाएगा, PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, लेकिन ध्यान रहे PQRS मेरा एक समांतर चतुर्भुज तो अभी ये सिद्ध हो गया, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, यानी एक आयत है। आयत तभी सिद्ध होगा जब हम कोई एक एंगल 90 डिग्री सिद्ध करते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, ये जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण हमेशा जो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे को हमेशा जो विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलरली विभाजित करते हैं एक दूसरे को। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो SR है, अब इसको हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग E कंसीडर कर ले रहे हैं और इस पॉइंट को L कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो सिंस SR पैरेलल टू AC, देखो SR जो है वो AC के पैरेलल है। अब मतलब SR पैरेलल मतलब समांतर है। अब कैसे समांतर है, तो देखो S और R ये दोनों मिड पॉइंट्स यानी मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाला जो रेखा होता है, ये रेखा जाहिर सा बात है इस रेखा के पैरेलल होगा, यानी SR पैरेलल AC। जब SR समांतर है AC के, तो ध्यान रखना जब ये पूरा इसके समांतर है तो ये लाइन यानी SL भी समांतर होगा EO के। ठीक है, यही चीज़ हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। और उसी तरह जो PS है वो पैरेलल है BD के, PS BD के पैरेलल, क्योंकि P और S क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाला जो रेखा है ये पैरेलल होगा, समांतर होगा इस BD के, और साथ में PS बराबर हाफ ऑफ BD। ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, PS समांतर BD होगा कि नहीं, तो PS समांतर होगा BD के। आई बस तो आपको समझ में आ रहा है। तो PS समांतर है BD के, जब PS समांतर है इस BD के लाइन के, तो PE भी समांतर होगा। PS जब समांतर है इस BD का, तो ये लाइन और ये लाइन भी समांतर होगा, यानी ES पैरेलल OL। तो अब फ्रॉम 3rd and 4th यानी समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा,
एस एल पैरेलल टू ई ओ ओ ई, और ई एस पैरेलल, ई एस समांतर टू ई एस समांतर ओ एल। समझे? तो इस केस में क्योंकि अपोजिट आमने सामने की भुजा को समांतर प्रूव हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ई ओ एस एल क्या एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर। अब देखो ध्यान रखना, ये एंगल आपका 90 है, क्योंकि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। जब ये 90 हो गया, एंगल एस को 90 प्रूफ कर दिया, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पर देखो एंगल ओ बराबर 90 डिग्री, रीज़न चूँकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसलिए एंगल एस बराबर एंगल ओ बराबर 90। ई ओ एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है। ये चीज़ आपका सिद्ध हो गया। ये है आपका दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। अब आपको बताना है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका क्या कहते हैं। जैसे ये साइड ले रहे हैं, इस साइड का कोई मिड पॉइंट ले रहे हैं डी। अब ये मिड पॉइंट क्या कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु ले रहे हैं। इस मध्य बिंदु से ये जो हम ज्वाइन कर रहे हैं ये रेखा, ये आपका माध्यिका कहलाता है। तो ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है। तो ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये दोनों भाग जो डिवाइड कर रहे हैं, दोनों भाग का एरिया, दोनों भाग का क्षेत्रफल बराबर है, ये चीज़ आपको। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी रचना करेंगे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लिए हैं, ई ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी गिवन है और सिद्ध करना है वो लिख लेना आप, यानी दिया हुआ है क्या है वो लिख लेना और सिद्ध क्या करना है वो लिख लें। यहाँ पर रचना के तौर पर कर रहे हैं कि ए ई परपेंडिकुलर बी सी। ठीक, सबसे पहले हम ट्रायंगल, हमको क्या सिद्ध करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल देखते हैं। ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, आपको पता है एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकालना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना है, देखो ए बी डी का निकाल रहे हैं बेस, यानी बेस मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर किस पे गिरा है, बी डी पर गिरा है, तो बेस बी डी हो गया। और हाइट क्या है, ए ई। अब ध्यान रखना डी मध्य बिंदु है, ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पर। तो आप इस बी डी की जगह डी सी भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू डी सी इंटू ए ई। इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लिया। अब ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल हो गया, निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये इस ट्रायंगल ए डी सी के लिए हाइट, यही हाइट रहेगा, हाइट दोनों के लिए कॉमन रहेगा, और ये आपका बेस हो गया। तो हाफ इंटू डी सी इंटू ए ई, इसको समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से ध्यान रखना, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इधर भी हाफ इंटू डी सी इंटू ए ई, हाफ इंटू डी सी इंटू, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए जो एरिया ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल जो होगा, ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल वो बराबर होगा ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल के। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था, जो कि हमने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका वृत्त है, ये इसका सेंटर है, और ये जीवा है मान लो ए बी, और ये जीवा सी डी है। तो अगर जीवा बराबर है तो कहने का मतलब है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवा केंद्र पर कोण बनाएगा और ये जो जीवा केंद्र पर कोण बनाएगा वो
दोनों जीवा के द्वारा जो केंद्र पे एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो बराबर होंगे। ये चीज़ प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो आराम से प्रूफ कर दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी आराम से सिद्ध कर लीजिएगा। कुछ करना नहीं है आपको। क्या करना है आपको, सिंपली ट्रायंगल COD और ट्रायंगल BOA में क्या करना है आपको, बस कुछ मत कीजिए, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दीजिए। अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दिए गए तो ये एंगल और ये एंगल आप बराबर प्रूफ कर लोगे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर सिद्ध कर लोगे आराम से। बस इन दोनों ट्रायंगल को पहले सर्वांगसम। अब सर्वांगसम कैसे होगा, तो देखो CD और AB बराबर है, वो चीज़ दिया हुआ है। देखो OC OA ये सब क्या है आपका, इक्वल रेडियाई है। OD OB इक्वल रेडियाई है, तो आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं आप, ठीक है। सर्वांगसम प्रूफ कर दो आराम से, ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएंगे।